उस लड़की की बात सुनकर अभय का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि जो उसे करने के लिए कहा गया था वो उसके सारे जख्म फिर से हरे कर देता। वो आगे बोला, जो भी मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ किया तुम्हें अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी तुम चाहती हो कि आज मैं उनके सामने हाथ फैलाकर खड़ा हो जाऊं, और वो भी अपना ही सामान उनसे मांगने के लिए। मेरी बात सुनो अभय, बस एक बार गुस्से का घूंट पी लो और उनसे अपना सामान लौटाने की रिक्वेस्ट कर लो, क्योंकि उसी सामान में मिलेंगे तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब और साथ ही वो सबूत जो तुम्हें चाहिए। अभय के चेहरे पर सवालिया निशान देख वो लड़की ये समझ गई थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरा मतलब है एक बेहद कीमती बॉक्स जिसमें एक पैच लगा हुआ है और एक ब्लैक कार्ड, ये दोनों तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे ही अभय ने उस बॉक्स के बारे में सुना, उसकी आंखों के सामने एक दृश्य चलने लगा उस दिन का जब उसके साथ वो हादसा हुआ था। आज से 3 साल पहले उस दिन का जो भी थोड़ा बहुत उसे याद था वो बस ये था कि वो घने जंगलों में तेजी से एक बक्सा लिए भाग रहा था। उसके कपड़े लहूलुहान थे और मानो उसका पीछा एक सेना कर रही थी, और तभी किसी ने उसके सर पर एक रॉड पूरी ताकत से दे मारी और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। याद आया वो बक्सा? अभय के कंधे पर हाथ रखते हुए उस लड़की ने बोला। उसके इन शब्दों से अभय उन यादों से बाहर आया और अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोला, हाँ याद आया। ठीक है, वो कार्ड मिलते ही सीधा रॉयल क्लब बैंक चले जाना और अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर लेना। पासवर्ड तुम्हारी बर्थ डेट है, फिर उस बॉक्स का क्या करना है वो मैं तुम्हें बता दूंगी। अब मैं चलती हूँ, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। इतना कहते ही वो लड़की अपनी गाड़ी में बैठ वहां से निकल गई और अभय उसकी जाती हुई गाड़ी को एक नजर जमाए देखे जा रहा था। आखिर कौन है ये लड़की और इसे कैसे पता कि मेरे पास वो बक्सा है? कहीं ये मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही? सच में मेरे पास इतनी दौलत है कि मुझे ये छोटी मोटी नौकरियां नहीं करनी पड़ेंगी। एक तरफ ये सब सवाल एक एक कर अभय को सता रहे थे और वहीं दूसरी तरफ कब सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई थी उसे पता ही नहीं चला। उसने आज सुबह से साइट पर काम भी नहीं किया था। अगर उस लड़की की सारी बातें झूठी निकलती हैं तो अभय की नौकरी जाएगी अलग और उसका हाल इससे भी ज्यादा बदतर हो जाएगा। यही ख्याल लिए अभय पैदल पैदल अपने पुराने घर पहुंच गया था। जैसे ही वो दरवाजे पर खटखटाने पहुंचा तो उसको अंदर से एक झुंड की हंसी की आवाज आई। उसने कान लगाकर सुनना चाहा तो उसे पता लगा कि अंदर एक पार्टी चल रही थी जिसमें रेणुका ने अपने दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों को बुलाया हुआ था और सब उसी के बारे में बात कर रहे थे। फाइनली हमारी रिया का पीछा छूटा उस 2 कौड़ी के कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर से। चीयर्स! रिया के चाचा कमल ने जाम हाथ में उठाते हुए कहा। उसी वक्त रेणुका भी बोल पड़ी, बस अब रिया और सूर्य का एक बच्चा हो जाए तो हम सबका भविष्य संवर जाएगा। वैसे भाभी जी, क्या कभी उस फटीचर और रिया के बीच? रेणुका समझ गई थी कि उनका इशारा किस तरफ था। वो झट से नाक सिकोड़ कर बोल पड़ी, छी छी, मेरी बेटी ने उस फटीचर आदमी को अपनी उंगली तक छूने नहीं दी। अरे उसकी औकात हमारे सामने खड़े होने तक की नहीं थी, लेकिन रिया के पापा ने। खैर, अब हम क्या उसके बारे में सोचकर माहौल खराब करें। तो सूर्या एंड रिया। अभय बाहर खड़ा रिया के घर वालों की ये सारी बातें सुन रहा था जिन लोगों के लिए उसने खून पसीना बहाया था। आज वही लोग उसके बारे में ये सब कह रहे थे। तभी रेणुका ने उस शीशे के दरवाजे के जरिए किसी की परछाई देखी तो वो उठकर बाहर चली आई और जैसे ही उसने देखा कि वो शख्स कोई और नहीं अभय था तो उसका चेहरा भी लाल पड़ गया। अब क्या लेने आए हो यहाँ? कहा था ना, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं, चलो निकलो यहाँ से। जाते हो या बुलाऊं पुलिस को? रेणुका की बातें सुन अभय को गुस्सा तो काफी तेज आया, लेकिन अभी उसके लिए वो सामान ज्यादा जरूरी था। वो जानता था अगर उसने बदतमीजी की तो वो सामान इसको कभी वापस नहीं मिलेगा। तो वो बेहद आराम से बोला, मम्मी सॉरी आंटी जी, वो मैं कुछ सामान वापस लेने आया था और वो बॉक्स भी। जब मैं आप लोगों को अधमरी हालत में मिला था तो मेरे पास वही बॉक्स था, बस ये चीजें मुझे चाहिए थी। हाँ ठीक है, वैसे ही तुम्हारा सामान पैक कर दिया था मैंने। इस फटीचर के फटीचर सामान की हमको क्या ही जरूरत होगी।
यहीं रुको, मैं लाती हूँ तुम्हारा सामान, अंदर आने की जरूरत भी मत करना। इतना बोलकर वो अंदर गई और एक हाथ में गार्बेज बैग और दूसरे हाथ में वो बॉक्स लेकर वापस आई। ये देख अभय का दिल टूट गया। इन्होंने मेरा सामान इस कचरे के बैग में पैक किया है, कोई इतना कैसे गिर सकता है। ये लो, सारा सामान इसमें है और ये रहा तुम्हारा बॉक्स। अब कृपा करके निकल जाओ यहाँ से, वैसे ही पार्टी में भंग तो तुम डाल ही चुके हो। रेणुका और उसके सारे गेस्ट्स अभय को ऐसी ही निगाहों से देख रहे थे। उसने अपना मुंह नीचे किया और चुपचाप उस बैग को खंगालने लगा। कुछ देर खंगालने के बाद उसे वो काला कार्ड आखिर दिख ही गया। उसको देखते ही अभय के दिल को चैन आया। कुछ सोचते हुए उसने पूछा, रिया अंदर है? अभय ने अंदर झांकते हुए पूछा। नहीं, वो यहाँ नहीं है। और तुम्हें उससे अब क्या बात करनी है? जाते हो यहाँ से या? अभय ने उसकी बात काटते हुए कहा, जा रहा हूँ, लेकिन आप ये सब याद रखना। आज इतने सालों बाद पहली बार अभय ने अपने हक में कुछ कहा था। इस हरकत पर सिर्फ रेणुका ही नहीं, खुद अभय भी हैरान था। उसने भी इसी शौक में एक झटके के अंदर अपना दरवाजा बंद कर लिया। सारा सामान पाते ही वो भागते भागते रॉयल क्लब बैंक जा पहुंचा। बैंक बंद होने का समय लगभग हो ही रहा था। वो हाफते हाफते बैंक के बाहर जा पहुंचा था, लेकिन गेट पर ही उसे वहां के गार्ड ने रोक लिया। अरे अरे, कहां घुसे चले जा रहे हो? मैं यहाँ काम से आया हूँ। यहाँ काम से? और वो भी तुम? बेटा जरा नजर घुमा के देखो, यहाँ काम से तुम्हारे जैसे फटे हाल गंदगी से सने लोग नहीं, बल्कि महंगे कपड़े पहनने वाले और आलीशान गाड़ियों से उतरने वाले आते हैं। देश के सिर्फ बड़े से बड़े लोग ही यहाँ खाता खोल पाते हैं। चल निकल यहाँ से, भिखारी कहीं का। अभय ने फिर से समझाने की कोशिश की। मेरा यकीन कीजिए, मेरे पास ये कार्ड भी है। इससे पहले कि वो उस कार्ड को अपना कार्ड दिखाता, उस गार्ड ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अभय को धक्का दे दिया। धक्का इतनी जोर का था कि वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा। उसका कार्ड भी हाथ से झटक कर थोड़ी दूर जा गिरा। उसने खुद को संभाला, खड़ा हुआ और झुककर वो अपना कार्ड उठाने लगा ही था कि एक औरत उसके कार्ड के पास आकर खड़ी हो गई। उसने कार्ड को एक नजर गौर से देखा और फिर फटी आंखों से देखते हुए उसे उठाया। सर, आप प्लैटिनम मेंबर हैं? जी, मैं समझा नहीं। इससे पहले कि वो लड़की अभय को आगे कुछ बताती, वो सीधा उस कार्ड की ओर बढ़ी और उससे कहा, राम सिंह, कभी भी किसी इंसान को उसके कपड़ों से पहचानने की गलती मत करना। तुमने सुना भी कि सर क्या कह रहे थे? मैम, मुझे पता नहीं था। शिफ्ट खत्म होने पर मेरे पास आना और अपना हिसाब ले जाना। यू आर फायर्ड। तुमने एक प्लैटिनम कस्टमर को अंदर जाने से रोका। शुक्र मनाओ कि बस अभी नौकरी से निकाल रही हूँ, पूरी इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट नहीं करवाया। ये शब्द राम सिंह पर कहर की तरह टूट पड़े। वहाँ अभय को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। उसको जलील करने पर ही उस आदमी की नौकरी चली गई, महज एक कार्ड की वजह से। सिर्फ अभय ही नहीं, राम सिंह भी अपना सर खुजा रहा था। आज तक इस बैंक के इतिहास में मुश्किल से भी 10 प्लैटिनम कार्ड से ज्यादा नहीं बने होंगे, और उनमें से एक इस फटीचर के पास आया भी तो कैसे? अभय सर, मैं कशिश, यहाँ की मैनेजर, हमारे गार्ड की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आइए प्लीज अंदर चलते हैं। उस बैंक में घुसते ही अभय को ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया। आलीशान गैलरी, महंगी महंगी पेंटिंग्स, सूट बूट पहने लोग, यह सब देख अभय की आंखें चमक गई थी। सर प्लीज बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? अभय ने हिचकिचाते हुए बोला। मुझे अपना बैंक बैलेंस चेक करना था। अभय की घबराहट को वो बैंक मैनेजर समझ गई थी। उसने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नो प्रॉब्लम सर, आप प्लीज वेट कीजिए, मैं अभी बैलेंस चेकिंग मशीन लेकर आती हूँ। उस मैनेजर का शालीन स्वभाव देखकर अब अभय भी थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल हो रहा था। वो वहां लगे सोफा पर बैठने ही वाला था कि सर, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, सॉरी। ओह, माफ कीजिएगा, मेरे कपड़े थोड़े गंदे। उस मैनेजर ने बीच में ही टोकते हुए कहा, नहीं मतलब अगर आप यहाँ बैठेंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं। पूरे देश भर से 10 में से 1 ये लॉन्च नॉर्मल कस्टमर्स के लिए है। आप उस तरफ वीवीआईपी लॉन्च में बैठिए, मैं आती हूँ। उसने अभय को वीवीआईपी लॉन्च का रास्ता दिखाया।
अंदर अभय उस लॉन्च का लुत्फ उठा ही रहा था कि कशिश वापस आ गई। उसके हाथ में एक मशीन थी। उसने अभय से कार्ड लिया और उस मशीन में डालकर उसकी स्क्रीन अभय की तरफ घुमा दी। अभय ने कांपती उंगलियों से अपना पासवर्ड उसमें डाल दिया। थोड़ी देर ब्लैंक रहने के बाद जब उस स्क्रीन पर उसका अकाउंट बैलेंस आया तो उसका माथा चकराने लगा। 1000 करोड़! ये सच नहीं हो सकता। अभय की बात सुन जब कशिश ने उस स्क्रीन को अपनी तरफ घुमाया तो वो जोर से हंस पड़ी। यस सर, आपके अकाउंट में 1000 करोड़ रुपए हैं। अभय को ना तो अपनी आंखों पर यकीन हो रहा था और ना ही अपने कानों पर। उसने एक घूंट में पानी का पूरा गिलास पी लिया। थोड़ी देर में जब उसके होश ठिकाने आए तो उसने कशिश से कहा, मुझे अभी 20 लाख रुपए चाहिए, मेरे दूसरे अकाउंट में हो जाएगा ना? बिल्कुल सर, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी चलता हूँ और आपको अपनी अकाउंट डिटेल्स दे देता हूँ। अभय वहां से अपनी डिटेल्स देकर निकल ही रहा था कि कशिश ने उसे रोक लिया। सर, ये है मेरा कार्ड, कभी भी कोई भी काम हो मुझे बताइएगा। मैं अपना नंबर सिर्फ प्लैटिनम मेंबर्स को ही देती हूँ। हमारा बैंक अपने सबसे प्रीमियम कस्टमर्स के सारे कामों में मदद करता है। अभय वो कार्ड लेकर बैंक से बाहर आ गया। उसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी इस कदर पलट गई थी। यहाँ उसके पास रोटी खाने के पैसे नहीं थे। एक झटके में उसके पास इतनी दौलत थी कि आधा शहर खरीद ले, 5 सूर्य खरीद ले, लेकिन उसके मन में साथ ही एक और तूफान भी चल रहा था। मतलब वो लड़की सच कह रही थी, मैं सच में पहले कोई दूसरा अभय ही था। लेकिन आखिर कौन, क्या है मेरी सच्चाई? ना जाने कब मुझे इन सवालों के जवाब मिलेंगे, पर अभी सबसे पहले वक्त है ये कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर की नौकरी छोड़ना। बैंक से अभय सीधा उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा। हर दिन की तरह उस दिन भी शंकर सबसे बेईमानी कर उनके पैसे काट रहा था। लेकिन साहब, 100 रुपए कम है। उस दिन तो यहाँ के सुपरवाइजर अभय ने बचा लिया था तुझे, लेकिन आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, समझा? और है कहाँ वो लाड साहब? सुबह से गायब है। यहाँ हूं मैं, और मेरी पगार की बात छोड़िए, मनोज को उसके पूरे पैसे मिलने चाहिए। अभय ने शंकर के सामने आते हुए कहा। उसे देख शंकर ने अपनी आंखें और सिकोड़ ली। वो पहले ही अभय पर भड़का हुआ था और उसने अब ऐसी बात कर हालात को और बिगाड़ दिया था। तो खुद को समझता क्या है? तो भी इन्हीं मजदूरों की तरह गंदी नाली का कीड़ा है। जा, नहीं देता पैसे, बिल्कुल नहीं देता, और तुझे आज से काम भी नहीं दूंगा। उखाड़ ले जो उखाड़ना है। शंकर को लगा था कि इन सब बातों से अभय डर जाएगा, पर आज तक वो डरता आया भी था, लेकिन अब तो उसके पास खौफ खाने की कोई वजह ही नहीं थी। वो मुस्कुराता रहा। शंकर का पारा और चढ़ रहा था। तभी अभय बोल पड़ा, सोच लो शंकर सेठ, आज हमारी कमाई से हिस्सा मार भी पा रहे हो। मनोज को उसके पैसे दे दो और बचा लो अपनी जिंदगी। अबे छुछुंदर, अपने इस शरीर का घमंड है ना तुझे, पर कोई बात नहीं, तेरी हेकड़ी मैं अभी निकालता हूँ। तेरे साथ इस मनोज की भी नौकरी गई। ले अब बोल। इतना कहकर शंकर ने मनोज के हाथ से बाकी पैसे भी छीन लिए और उसे एक जोर की लात मारी। अभय तेजी से भागकर उसको उठाने आया और उसके कपड़े झाड़ते हुए बोला, शंकर सेठ, अब मुझे मत बोलना, जो भी तुम्हारे साथ होगा। इतना कहते ही अभय ने अपनी जेब से 500 रुपए निकाले और मनोज की जेब में रख दिए और उसे वहां से लेकर चलता बना। मनोज की आंखों में इस जिल्लत से आंसू आ गए थे। अरे इज्जत नहीं थी, लेकिन नौकरी तो थी। अब वो भी नहीं। अब मैं अपने बेटे को कैसे बचाऊंगा बता? और क्या फायदा ऐसा शरीर का अभय? जब नौकरी जा रही थी तो तू दोस्त की इज्जत के लिए तो लड़ लेता, लेकिन नहीं, वो भी नहीं। ये सब तेरी वजह से हुआ है। अभय जानता था मनोज परेशानी में उस पर बरस रहा था, इसीलिए वो चुपचाप सब कुछ सुनता रहा और बेहद आराम से बोला, चुपचाप चलता रहे, शंकर अभी थोड़ी देर में ही सीधा हो जाएगा। अभय और मनोज चलते चलते बाहर आ गए थे कि तभी उन्हें अपने पीछे शंकर की आवाज सुनाई दी। जब उन दोनों ने मुड़कर देखा तो उनकी हंसी नहीं रुक पा रही थी। मोटा सा शंकर कैसे गैंडे की तरह भागते हुए उनकी तरफ आ रहा था। उसका मोटा पेट भागते हुए ऊपर नीचे हो रहा था। वो हाफता हाफता उनके पास गया और सीधा पैरों में गिर पड़ा।
मुझे माफ कर दो अभय, मैं आज के बाद किसी भी मजदूर का पैसा नहीं खाऊंगा। माँ कसम, ये लो तुम दोनों के पैसे। शंकर ने उन दोनों को कुल मिलाकर 10,000 रुपए दे दिए। जहाँ एक तरफ अभय के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट थी, उधर मनोज के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वहां आखिर हो क्या रहा था। हम दोनों के 7,000 बनते हैं, इतना कहकर अभय ने बाकी 3,000 रुपए शंकर की जेब में डाल दिए। मुझे माफ कर दो अभय और मनोज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं अब किसी के भी साथ ऐसा नहीं करूंगा, मुझे अपना सबक मिल गया है। इतना कहते ही शंकर वहां से आंख नीचे करके निकल गया। मनोज चुपचाप खड़ा अभय की शक्ल देखता रहा, जैसे अभय बिन बोले ही उसका सवाल समझ जाएगा। कोई जवाब ना आता देख मनोज ने पूछ ही लिया, आखिर ऐसा क्या किया तूने कि शंकर जैसा आदमी हमसे माफी मांग रहा था, और तो और पूरा बकाया भी वापस कर दिया, और अचानक तूने नौकरी छोड़ दी? बोल अभय, क्या हुआ है? अभय से अब और ये राज मन में दबाया नहीं जा रहा था। मनोज के सवाल से परेशान होकर वो अपना सच बताने ही वाला था कि मनोज का फोन बज उठा। हेलो, क्या? किसने? पर अच्छा ठीक है, मैं आता हूं। मनोज को इतना टेंशन में देख अभय से रहा नहीं गया। क्या हुआ भाई, सब ठीक है? ठीक नहीं, बहुत ज्यादा ठीक। किसी अनजान आदमी ने मेरे बेटे की कीमोथेरेपी के पैसे भर दिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अभय ने मनोज के कंधे पर हाथ रख दिया। जहां एक तरफ मनोज की जिंदगी पटरी पर आ रही थी, वहीं एक और पहेली अभय का इंतजार कर रही थी। उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, आज मैंने तुम्हारी मदद की तो कल रात तुम्हें मेरे साथ बितानी होगी। आखिर कौन था ये शख्स? क्या करेगा अब अभय आगे? कैसे सिखाया था उसने शंकर को सबक? किसने भरी थी मनोज के बेटे के इलाज? आज मैंने तुम्हारी मदद की तो कल रात तुम्हें मेरे साथ बितानी होगी। अभय ने जैसे ही ये मैसेज पढ़ा, उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई। उसने देखा कि कुछ दूर एक काली गाड़ी खड़ी थी। वो इस गाड़ी को अच्छे से पहचानता था और झट से समझ गया कि ये मैसेज और किसी का नहीं बल्कि उसी लड़की ने भेजा था जिसने उसे पैसों के बारे में भी बताया था। वो अभी तक भी इस लड़की का नाम नहीं जानता था। अभय मनोज की तरफ मुड़ा और बोला, मनोज तुम घर पहुंचो, मैं जरा एक काम निपटा के आता हूँ। आते हुए थोड़ा पार्टी का सामान भी ले आऊंगा। आज तो डबल एंजॉयमेंट होगा। और ये मेरा कुछ सामान और एक बॉक्स है, इनको संभाल कर रखना और खोलना तो बिल्कुल भी नहीं। मनोज अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि किसी ने उसके बेटे के ट्रीटमेंट के लिए पैसे भर दिए थे। उसने अभय की बात बिना ध्यान से सुने हाँ में सिर हिलाया और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। उसके जाते ही अभय उस लड़की की गाड़ी की तरफ बढ़ा और उसमें जाकर बैठ गया। मुझे लगा नहीं था तुम समझ पाओगे कि यह मैसेज मैंने भेजा था। इतना तो दिमाग है मुझ में। भले ही अभय उसे जानता नहीं था, लेकिन ना जाने क्यों जब भी वो उससे बात करता तो उसे हमेशा ऐसा लगता कि वो अपने किसी पुराने दोस्त से बात कर रहा था। धीरे धीरे उसका विश्वास बढ़े जा रहा था। तो क्या तुम तैयार हो अपने अतीत के बारे में जानने के लिए? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मुझे पहले अपना नाम तो बताओ और ये भी बताओ कि मैं पहले करता क्या था और मेरे पास इतनी दौलत आई तो आई कहां से? धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा। तब तक के लिए तुम मुझे खुशी बुला सकते हो। और रही बात तुम्हारे काम की, तो चिंता मत करो, तुम कोई गलत काम नहीं करते थे बल्कि लोगों की मदद ही करते थे, मेरी तरह, हम सब की तरह। इससे ज्यादा मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। ये राज तुम तभी जानो जब तुम्हारी याददाश्त वापिस आ जाए तो ही बेहतर होगा। खुशी की ये सारी बातें अभय के सर के ऊपर से जा रही थी। वो कुछ समझता या जवाब देता उससे पहले उसकी नजर सड़क पर से गुजरती रिया की बहन प्रेरणा पर गई। उसे देख अभय को दोबारा वो सारे ताने और बदतमीजियां याद आ गई जिन्हें वो हर रोज झेलता। खुशी की बात का जवाब ना देते हुए अभय ने मन ही मन कहा, लार्सन टेक, ये नाम है ना तुम्हारी कंपनी का? अब देखो मेरा जलवा। खुद से इतना कहकर अभय ने एक शैतानी मुस्कुराहट दी और अगले ही पल वो खुशी की तरफ मुड़ा और उससे कहा, मैं तुमसे सब कुछ जान लूंगा खुशी, लेकिन मुझे उससे पहले एक बहुत जरूरी काम करना है। खुशी ने अभय को प्रेरणा की तरफ देखते हुए देख लिया था।
उसके दिल में एक छोटी सी टीस मच गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अभय शायद प्रेरणा के पीछे जा रहा था। लेकिन फिर भी खुशी ने कहा, ठीक है, निपटा लो अपना काम, लेकिन कल शाम हम दोनों किसी से मिलने जा रहे हैं, ठीक है, भूलना मत। अभय ने बिना एक पल भी सोचे हाँ में अपना सर हिला दिया और गाड़ी से निकल गया। खुशी की गाड़ी भी फर्राटे की रफ्तार से वहां से निकल पड़ी। उसी वक्त अभय ने एक फोन मिलाया। हेलो, कशिश जी? यस मिस्टर अभय, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो वर्कर्स की सैलरी में से कट लेता है, लेकिन आई होप अब शंकर ऐसा कुछ करने से पहले भी 100 बार सोचेगा। जी, आप ना होती तो ये मुमकिन ही ना होता, तो थैंक यू। ये तो मेरा फर्ज है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि वो कंस्ट्रक्शन साइट हमारा बैंक फाइनेंस कर रहा था? मैंने वहां आपके बैंक का बोर्ड देखा तो सोचा एक बार आपसे मदद मांग के देखी जाए। पर सच में आपका बहुत शुक्रिया, मुझे आपसे एक छोटी सी हेल्प और चाहिए। मिस्टर अभय, मैंने कहा था कि आपकी किसी भी तरह की मदद के लिए हम हमेशा तैयार हैं। प्लीज बताइए। आपने लार्सन टेक का नाम सुना है? लार्सन टेक? जी बिल्कुल सुना है, लेकिन क्यों? मुझे वो कंपनी खरीदनी है, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, हमारे बैंक के प्रीमियम कस्टमर्स के लिए सब मुमकिन है। उनके ऑनर्स से भी मेरी बहुत अच्छी बातचीत है। आप कहें तो मैं आपकी उनसे डायरेक्ट बात करवा सकती हूँ। अभय को लगा कि ये बिजनेस वगैरह उसके मतलब की तो बात थी नहीं, उसे ये कंपनी तो बस अपनी साली को उसकी जगह दिखाने के लिए चाहिए थी। वो आगे बोला, नहीं नहीं, आप ही ये डील फाइनल कर लीजिए, मुझे तो इन सब चीजों का पता नहीं, तो आप ही हैंडल करिए। बिल्कुल निश्चिंत रहिए सर, आज रात तक डील की कंफर्मेशन आपके पास होगी और कल से ही आप इनके ऑफिस जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मिस कशिश। इतना कहकर अभय ने फोन काट दिया। वो बेसब्री से अगली सुबह का इंतजार करने लगा, क्योंकि ये उसकी पहली चोट थी जो वो उन लोगों पर मारना चाहता था। अब देखते हैं क्या होगा जब तुम माँ बेटी को पता चलेगा कि अभी भी मेरे ही टुकड़ों पर पल रहे हो तुम। अभय मन ही मन बहुत खुश था। वो मनोज के घर की तरफ बढ़ गया। उस रात उन्होंने जीप भर के पार्टी की। अगली सुबह अभय फटाफट तैयार होकर लार्सन टेक पहुंच गया, और यहाँ भी उसके साथ वही हुआ जो रॉयल क्लब बैंक में हुआ था। आओ आओ, लेट हो गए तुम। उस कंपनी का हेड ऑफ सिक्योरिटी सतीश गेट पर ही खड़ा था और उसने अभय को रोक लिया। यहाँ अभय को समझ नहीं आया कि गार्ड ने उसे ऐसा क्यों कहा। जी मैं समझा नहीं, बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए ही आए हो ना? लेट हो गए हो 10 मिनट, जल्दी अंदर जाओ। मैं यहाँ बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ अपने ऑफिस आया हूँ। ये बात सुन पहले तो उसने अभय को सर से पैर तक देखा, और कुछ सेकंड के बाद वो हेड ऑफ सिक्योरिटी जोर जोर से हंसने लगा। ऑफिस तुम्हारा? किसको बेवकूफ बना रहे हो बे? तेरी बॉडी देखकर मुझे लगा कि तू बॉडीगार्ड है, और तू कहता है कि यहाँ नौकरी करता है तू। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज अभय के कानों में पड़ती है। ये और कोई नहीं बल्कि प्रेरणा की ही आवाज थी। ओफो, ये फटीचर यहाँ भी आ गया, भगाओ इसको यहाँ से सतीश जी। अभय ने मुड़कर देखा तो पाया कि प्रेरणा एक हैंडसम से लड़के के साथ एक महंगी कार से उतर रही थी। उस लड़के का नाम था मिहिर, जो वहां HR डिपार्टमेंट का हेड था। उसने भी एक नजर अभय पर घुमाई और बड़े ही तैश में बोला, ऐसे लोगों की जगह झोपड़ पट्टियों में या सड़क किनारे होती है, हमारे ऑफिस के ठीक सामने नहीं, भगाओ इसे। ये बात सुन अभय का पारा चढ़ गया। बड़े बदतमीज हो तुम तो, तुम्हें तो नौकरी से निकाल देना चाहिए इस ऑफिस को। मिहिर इससे पहले कुछ बोलता, प्रेरणा ने बीच में दखल दे दी। छोड़ो ना मिहिर, कहाँ तुम HR डिपार्टमेंट हेड और कहाँ ये भिखमंगा, चलो लेट हो रहा है। उस हेड ऑफ सिक्योरिटी ने अभय को पीछे धकेला और बड़े ही अदब से प्रेरणा और मिहिर के लिए दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वो दरवाजा बंद करके अभय की तरफ मुड़ा, उसके हाव भाव ही बदल गए। उसने एकदम से सैल्यूट मारा। गुड मॉर्निंग सर। ये देख अभय भी एकदम हक्का बक्का रह गया। जो इंसान भला अभी अभी उसे गालियां दे रहा था, वो अचानक उसे इतनी इज्जत क्यों दे रहा था? लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसे अपने सवालों के जवाब मिल ही गए। दरअसल वो सिक्योरिटी का हेड अभय को नहीं, उसके पीछे खड़े वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर ओब्रॉय को सलाम कर रहा था। गुड मॉर्निंग सर,
आपने बताया नहीं आज आप आने वाले हैं। मैं आपके वेलकम में कुछ स्पेशल करवा देता। अपने कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ओबरॉय को ऐसे भिखारी को इज्जत देते हुए देख वो गार्ड बेहद ज्यादा चौंक गया था। उसने ऐसे पल में चुप रहना ही सही समझा, लेकिन उसके माथे पर आया पसीना उसकी कहानी अभय को अच्छे से बयान कर रहा था। नहीं नहीं मिस्टर राज, मैंने सोचा कि आज कंपनी में अचानक ही विजिट करूं ताकि सब कुछ अच्छे से देख पाऊं। बताकर आता तो लोगों की असलियत नहीं पता लगती ना। उसने उस गार्ड की तरफ टॉन्ट मारते हुए कहा। एक्सीलेंट सर, रियली स्मार्ट। इनसे मिलिए, ये हैं हमारे हेड ऑफ सिक्योरिटी मिस्टर सतीश, और ये इस कंपनी के नए मालिक। जैसे ही उस गार्ड ने यह सुना उसकी टांगें कांपने लगी, लेकिन अभय ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए उस वीपी को कुछ नहीं बताया। अंदर जाते ही सबसे पहले अभय को उसका कैबिन दिखाया गया। अपने आलीशान कैबिन में बैठकर वो बेहद खुश था। आखिरकार उसके इतने सालों की मेहनत रंग ले ही आई। कुर्सी पर बैठते ही उसने सबसे पहले जो किया वो सुन वीपी भी हैरान रह गया। सबसे पहले मुझे यहाँ के एचआर हेड मिहिर को हटाना है। पर सर, वो तो यहाँ कई सालों से है। लेकिन ओबरॉय की बात काटते हुए ही अभय बीच में सख्ती से बोल पड़ा। तभी कई सालों से यहाँ काम करने वालों का स्टैंडर्ड भी मिहिर के जैसा ही है। आज के आज उसे निकालो और एक अच्छा कैंडिडेट उसकी जगह पर लेकर आओ। और हाँ, मिस प्रेरणा की परफॉर्मेंस पर भी सख्त नजर रखिएगा। आते ही ऐसे फैसलों से वीपी भी दंग रह गया था, लेकिन वो भी मालिक के आगे कुछ नहीं कह सकता था। वो सीधा मिहिर के पास उसके कैबिन में गया। उस वक्त प्रेरणा भी वहीं बैठी थी। ओबरॉय के दम पर ही प्रेरणा पूरे ऑफिस को अपनी उंगलियों पर नचाती थी, और इसी वजह से उन दोनों को कोई भी पसंद नहीं करता था। ओबरॉय ने सीधे लहजे में कहा, चलो मिहिर, आज आखिरकार वो दिन आ ही गया। कौन सा दिन सर? तुम्हें धक्के मारकर इस कंपनी से निकालने का दिन। ये बात सुनते ही मिहिर के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। प्रेरणा जो वहीं बैठी थी, पहले पहले तो उसे भी एक झटका लगा था, लेकिन फिर वो मन ही मन खुश हो गई, क्योंकि मिहिर उसके लिए सिर्फ ऊपर चढ़ने की सीढ़ी था। अब हेड बनने के लिए सबसे पहले प्रेरणा के नाम पर ही विचार होना था। पर उधर मिहिर का जो हाल था वो शायद ही आज तक किसी ने देखा होगा। अब ऐसे पानी पानी होने की जरूरत नहीं है मिहिर। तुमने बहुत साल इस कंपनी में लोगों का जीना मुश्किल किया है, उनको गधे से भी बदतर ट्रीट किया है। अब तुम्हारा समय है। लेकिन मुझे निकालने वाला शख्स है कौन? किसने लिया यह फैसला? कौन है जिसने मुझसे दुश्मनी मोल लेने की जरूरत की है? ओबरॉय सिर्फ हंसता रहा और वहां से मिहिर की किसी भी बात का जवाब दिए बिना चला गया। और अपने कैबिन में मिहिर खिंच उठा था। उसने सारी फाइल्स जमीन पर दे मारी। मिहिर इसीलिए किसी को भी पसंद नहीं करता था, बड़े बाप की बिगड़ैल औलाद। पर उधर प्रेरणा सोच रही थी कि आखिर कौन हो सकता है जिसने मिहिर को अचानक से एक झटके में निकलवा दिया। और जिसने ये किया था वो तो बस अब इस चूहे बिल्ली के खेल का मजा ले रहा था। ऑफिस में अभय को याद ही नहीं रहा कि उसे खुशी से आज शाम मिलना था। उसने घड़ी की तरफ देखा और फटाफट भागते हुए ऑफिस से निकल गया। खुशी, ये तो बताओ हम मिलने किससे जा रहे हैं? अरे थोड़ा तो सब्र करो, तुम्हें खुद सब कुछ पता चल जाएगा। अभय और खुशी शहर के पुराने बाजार में खचाखच भरी सड़कों पर बढ़ते चले जा रहे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते, अभय के दिल की धड़कन भी तेज होती जाती। थोड़ी ही देर में वो मेन रोड से पतली और तंग गलियों में आ गए थे। उन्हीं तंग गलियों से होते हुए वो एक नीले रंग के पुराने मकान में जा पहुंचे। उसमें घुसते ही ठीक सामने जीने की तरफ जाती हुई सीढ़ियां थी। दरवाजों में सीलन, पुराने फर्नीचर की खुशबू सब एक दूसरे में मिली हुई थी। उन सीढ़ियों को चढ़ते हुए वो एक कमरे में जा पहुंचे। जैसे ही वो अंदर घुसे तो उनके सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। रंग गोरा, तीखी आंखें और लंबे घने बाल, मानो जैसे कोई हीरोइन। अभय तो एक पल में उसको देखता ही रह गया। हेलो मिका दी, कैसे हो आप? खुशी आगे बढ़ी और उसने मिहिका को गले लगाते हुए पूछा। मिहिका ने भी बेहद गर्मजोशी से उसको गले लगाया, लेकिन जब उसने अभय को ढंग से देखा उसका दिल मानो थम सा गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने अभय को वैसे इग्नोर कर दिया जैसे वो वहां खड़ा ही ना हो। खुशी ये देखकर समझ गई थी कि मिहिका अभी भी अभय ने जो किया उसके गुस्से में थी, लेकिन अभय को तो कुछ याद तक नहीं था। इसीलिए उसने उनका एक बार फिर से इंट्रोडक्शन करवाया।
मिहिका दी, ये है अभय, याद है ना आपको, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मिहिका ने खुशी का दिल रखने के लिए एक नकली मुस्कुराहट दे दी। वहीं अभय को समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों आखिर ये अनजान लड़की उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी। और अभय, ये है मिहिका, दुनिया के लिए डॉक्टर मिहिका और मेरे लिए मिहिदी, यही तुम्हारा इलाज करेंगी। अभय अभी तक ये समझ चुका था कि खुशी बड़ी ही चुलबुली लड़की है और वो भी उसके साथ घुलने मिलने लगा था। उसने उसे घूरते हुए पूछा, इलाज? मैं क्या कोई मरीज हूं? अरे आई मीन सॉरी, यही आपकी याददाश्त वापस लाने में मदद करेंगी। लेकिन वो कैसे? आपकी गलती नहीं है। अगर आपको याद होता तो आप आंख बंद करके इन पर भरोसा कर लेते। दीदी शुरू करें? मिहिका को बार बार ये बात सता रही थी कि अभय उसे भूल चुका है, लेकिन तब भी उसे अपना काम करना ही था। उसने अभय को बेड पर लिटाया और उसे आंखें बंद करने को कहा। साथ ही उसने एक दवाई पिलाई और वश में करने वाला म्यूजिक चला दिया। देखते ही देखते अभय अपने सपनों की दुनिया में गुम हो गया। कुछ मिनट्स तो वो एकदम ठीक था, लेकिन अगले ही पल वो दर्द में कर्राने लगा। उसका पूरा बदन तड़पने लगा। खुशी ने जल्दी से उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी। मिहिका और खुशी के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था। मैंने इसीलिए कहा था कि अभय को यह बताना हमारा फर्ज है कि इस कोशिश में ना ही इसकी बची कुची याददाश्त भी जा सकती है, बल्कि इसकी जान पर भी बहुत बड़ा खतरा है। पर दी, अगर मैं इनको ये बताती तो ये किसी भी हाल में हाँ नहीं करते। ये वो अभय नहीं है जो मौत से दो दो हाथ कर लेता था। ये एक काम आदमी है और जब तक इसे सब कुछ याद नहीं आ जाता, हम सब इस मुसीबत से नहीं निकल सकते। तभी अभय का शरीर और भी जोर से छटपटाने लगा। उसके बड़े और सुडौल शरीर को संभालना मिहिका और खुशी के भी बस के बाहर होता जा रहा था और एक जोर की चीख के बाद उस कमरे में सब शांत हो गया। अब ना अभय छटपटा रहा था, न उसको ताप चढ़ रहा था, लेकिन वो बिल्कुल बेसुध उस बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसे बेजान देख मिहिका और खुशी दोनों बुरी तरह से रोने लगे और अभय के बेसुध शरीर से माफी मांगने लगे। लेकिन तभी उस कमरे में एक मर्द की आवाज गूंजी। क्या हुआ? जब उन दोनों लड़कियों ने अपनी आंखें खोलकर जो मंजर देखा, उसे देख उनकी रूह कांप उठी। आखिर कौन था वो शख्स? क्या हुआ था उस कमरे में ऐसा कि खुशी और मिहिका की सांसें थम गई? अब क्या होगा आगे? क्या अभय ठीक हो पाएगा? क्या मोड़ लेने वाली है उसकी कहानी? क्या है उसकी सच्चाई? क्या काम करता था वो उस भयानक हादसे से पहले? क्या हुआ था उसके साथ हादसे वाली रात? क्या था उस बॉक्स में? कैसे आए थे उसके पास इतने सारे पैसे? किस मुसीबत से निकालने की बात कर रही थी खुशी? क्या हुआ था 3 साल पहले? किसने किया था उस पर हमला और क्यों? क्या रिश्ता था उसका और मिहिका का? क्यों थी मिहिका उससे नाराज? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें पॉकेट। सामने अभय खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर वही पहले वाला कॉन्फिडेंस। हालांकि ना कपड़े बदले थे और ना ही हुलिया, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही कोई भी बता सकता था कि ये मजबूर अभय नहीं है। मिहिका और खुशी हैरान थे कि अभी 2 मिनट पहले जो आदमी अधमरा उसके सामने पड़ा हुआ था, वो अचानक से अपने पैरों पर खड़ा कैसे हो गया। दोनों की पलकें झपकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभय ने आगे बढ़कर दोनों के सामने जोर से ताली बजाई। लेडीज, माना कि तुम्हारे सामने नंबर 0 खड़ा है, पर अपना काम छोड़कर तुम मुझे तो नहीं देखती रह सकती ना। ये सुनकर जैसे ही मिहिका और खुशी होश में आए तो खुशी ने अपने आंसू पोंछते हुए अभय को गले लगा लिया। थैंक गॉड अभय, तुम्हें सब याद आ गया। आई एम सो हैप्पी कि हमारा नंबर 0 लौट आया है। तुम्हें नहीं पता कि हमें तुम्हारी कितनी जरूरत थी। हाँ खुशी, मुझे सब याद आ गया। मैं कौन था, क्या करता था। थैंक्स टू मिहिका, पर मेरे लौटने से ये खुश क्यों नहीं लग रही? मिहिका जो घूर कर अभय को देख रही थी, अपनी आंखें ऊपर नीचे करने लगी। अभय, तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो जिसे देखकर बिना बात मुस्कुराती रहूं। और अब ये फालतू की बातों में टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हें एक मिशन पर लगना है। मिशन शब्द सुनते ही अभय के चेहरे पर चमक आ गई।
और वो क्यूरियोसिटी से मिहिका और खुशी की ओर देखने लगा। 3 साल पहले तक अभय कोई बेचारा आदमी नहीं था। वो तो एक ऐसे ग्रुप का मेंबर था जो कि सीक्रेटली अपने देश और लोगों को परेशानियों से बचाने में लगा था। नाइट वॉचमैन कहलाने वाले इस ग्रुप के मेंबर्स रात के अंधेरे में घर से निकलते थे और किसी को भी पता लगने दिए बिना अपना काम पूरा कर लिया करते थे। मेंबर्स की काबिलियत और ताकत के बेसिस पर उन्हें रैंकिंग दी जाती थी और नाम भी। और अभय उस ग्रुप का सबसे ताकतवर और होनहार मेंबर था, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। इसीलिए उसे नाम दिया गया नंबर 0। यही उनके सीक्रेट नेम्स थे, जिससे उन्हें उनकी दुनिया में जाना जाता था। अभय रियल लाइफ में जितना मजाकिया, मिशन पर उतना ही खूंखार। रात के अंधेरे में अपने दुश्मनों को मौत की नींद सुला देने वाला। 3 साल पहले जब वो गायब हुआ था तो सबने उसके जिंदा होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन जब से उन्हें पता चला कि वो जिंदा है, खुशी पर उसे ढूंढकर वापस लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और आज अभय पुरानी जिंदगी में वापस लौटकर बेहद खुश था। फाइनली 3 साल बाद किसी मिशन पर जाऊंगा, वरना मेमोरी लॉस ने तो मुझे बेचारा बनाकर रख दिया था। जल्दी बताओ क्या करना है। वो तुम्हें आज शाम को पता चलेगा। तुम्हें एक पार्टी में जाना है। कैसी पार्टी? और वहां जाने के लिए मेरा कवर क्या रहेगा? मिहिका कुछ बोलते बोलते चुप रह गई तो खुशी ने उसे देखा और झट से बोली, वो बैंक मैनेजर की कशिश तुम्हारा कवर रहेगी। आज वो उस पार्टी में इनवाइटेड है तो तुम उसका बॉयफ्रेंड बनकर उसके साथ जाओगे। अभय ये सुनकर सक पका गया और उसके चेहरे का रंग ऐसे उड़ा जैसे उसे कुछ बहुत बुरा याद आ गया हो। और फिर उसने जो कहा वो सुनकर मिहिका और खुशी के होश उड़ गए। अगर पार्टी में जाने का यही एक रास्ता है तो मैं मिशन नहीं करूंगा। मेरे लिए रिश्ते मजाक नहीं है। मैं किसी का झूठा बॉयफ्रेंड नहीं बनने वाला। अभय, तुम मिशन के लिए पहले भी ये सब करते आए हो। ये हमारे काम का हिस्सा है और ये सब करने के लिए हमें पैसा मिलता है। शायद तुम्हें अभी तक ये याद नहीं आया कि तुम्हारे अकाउंट में जो करोड़ों रुपए हैं वो तुमने ऐसे ही कमाए हैं। मुझे सब याद है मिहिका, लेकिन तुम्हारे इस लेक्चर के बाद भी मेरा जवाब ना ही है। ये कहकर अभय वहां से जाने लगा। तभी खुशी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर उसके कदम वहीं रुक गए। अभय, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, पर तुम्हारी परेशानी और उसका सोल्यूशन दोनों तुम्हें पार्टी में मिलेंगे। अभय चुप ही रहा तो खुशी ने आखिरी दाव खेला। ये सब छोड़ो। किसी मिशन के लिए ना कहना मतलब नाइट वॉचमैन की टर्म्स एंड कंडीशंस को तोड़ना है। तुम्हें ग्रुप से निकाला भी जा सकता है। अब भी नहीं जाना? आई डोंट केयर। अभय ने इतना कहा और वहां से निकल गया। खुशी और मिहिका ये देखकर दंग रह गए। क्या वाकई अभय को ग्रुप छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या इन 3 सालों में वो इतना बदल गया कि उसने किसी मिशन के लिए ना कह दिया? क्या उन्होंने अभय को पाकर भी खो दिया? ये सोचकर वो दोनों परेशान हो गई और अभय वहां से सीधा अपनी कंपनी लार्सन टेक पहुंचा। उसे मिस्टर ओबरॉय ने किसी पेपर पर साइन करने के लिए बुलाया था। अभय जैसे ही गेट पर पहुंचा तो आज सिक्योरिटी हेड सतीश ने उसे देखते ही जोर से सैल्यूट मारा और दरवाजा खोल दिया। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गरीब समझकर पहले जो लोग इज्जत नहीं देते थे, अब ये जानकर कि पैसे वाला हूं सैल्यूट करने लगे हैं। तुम ही बताओ सतीश, अब कैसा होऊंगा मैं? सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। आप प्लीज मेरी कंप्लेंट मत कीजिएगा, वरना मेरी जॉब चली जाएगी। अगर तुम्हें जॉब से निकालना ही होता तो आज तुम यहाँ नहीं दिखते। और ये बात हमेशा याद रखना कि गरीबों के पास केवल पैसा नहीं होता, बाकी इमोशंस और सेल्फ रिस्पेक्ट अमीरों जितना ही होता है। अभय ये कहकर जैसे ही जाने के लिए पीछे मुड़ा तो किसी से टकरा गया। ये प्रेरणा थी जिसने अभय को देखते ही मुंह बना लिया। फोन में इस कदर खोई थी कि दरवाजे से बाहर निकलते हुए आगे ध्यान ही नहीं दिया और अभय से टकरा गई। लेकिन अभय पर ऐसे चिल्लाई जैसे गलती उसकी नहीं बल्कि अभय की हो। देखकर नहीं चल सकते क्या? ब्लडी इडियट! घर से मुश्किल से पीछा छूटा तो अब तुम्हें यहाँ झेलना पड़ रहा है। तुम्हें यहाँ से निकलवा न दिया ना तो मेरा नाम प्रेरणा नहीं। प्रेरणा ऐसा कहकर वहां से जाने लगी तो सतीश उसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन अभय ने आंखों से इशारा करके उसे रोक लिया। कुछ दिन और रुक जाओ प्रेरणा सिंघानिया। जब पता चलेगा कि मैं कौन हूँ तो तुम्हारी सारी अकड़ 1 मिनट में उतर जाएगी। तुम्हें कैसे सबक सिखाना है सोच रखा है मैंने। फिलहाल अभय के सामने प्रेरणा से ज्यादा बड़ी परेशानी थी
वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था उसे शाम को कशिश के साथ जाना चाहिए या नहीं। रिया से जो उसे धोखा मिला था वो उसके दर्द को भूल नहीं पा रहा था। ऐसे में काम निकलवाने के लिए कशिश से झूठ बोलना उसे धोखा देने जैसा लग रहा था। फिर रिया और उसमें फर्क ही क्या रह जाता। लेकिन मिशन के लिए मना करना ग्रुप में अपनी इज्जत कम करवाना था और अपने फर्ज से पीछे हटना था। पर तभी अभय को याद आया कि खुशी पार्टी में उसकी परेशानी और सोल्यूशन के आने की बात कर रही थी। इस बात से खुशी का क्या मतलब था? सभी सवालों ने अभय को परेशान कर दिया था। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आया। आज मैं जो कुछ भी हूँ नाइट वॉचमैन की वजह से ही हूँ। मैं अपने काम से पीछे नहीं हट सकता और रिया और मुझ में कोई सिमिलरिटी नहीं है। उसने सब पैसों के लिए किया और मैं किसी की मदद करने के लिए कर रहा हूँ। आई विल गो। ये सोचकर अभय ने कशिश को फोन लगा दिया। हेलो अभय सर, बोलिए क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? कशिश, काम तो चलता रहेगा। मैंने अभी तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए फोन किया है और ये थैंक्स मैं ऐसे ही नहीं बोलना चाहता। क्या तुम आज शाम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? अभय सर, आज शाम को? आज तो मैं एक पार्टी में जा रही हूँ। कशिश ये बोलकर रुक गई और अभय मन ही मन सोचने लगा, ओह नो, इसने तो मना कर दिया। पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि इसने मदद की और मैं फ्लर्ट करने लगा। अगर पार्टी में साथ जाने के लिए बोला तो इसे लगेगा कि जबरदस्ती चेप हो रहा हूँ, पर जाना भी तो जरूरी है। कहाँ फंस गया यार। अभय कुछ कहने ही वाला था कि तभी कशिश बोल पड़ी। अभय सर, आप शाम को पार्टी में मेरे साथ चलिए ना, पर आपको मेरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। अभय की तो जैसे मन मांगी मुराद पूरी हो गई, पर वो अपनी खुशी छिपाकर चौंकने का नाटक करते हुए बोला, ये तुम क्या बोल रही हो कशिश? तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर? जी सर, एक्चुअली अच्छा हुआ आपने फोन किया। मैं सिंगल हूँ, इसीलिए पार्टीज में लड़के परेशान कर देते हैं। उनसे बचने का बहाना ढूंढ रही थी और भगवान ने आपको भेज दिया। आप साथ रहेंगे तो लड़के परेशान नहीं करेंगे। डिनर की जगह आप बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करेंगे तो मैं भी आपका थैंक्स एक्सेप्ट कर लूंगी। ओह, ये बात है। ठीक है, शाम को मिलते हैं फिर। बाय। अभय ने फोन काटा और खुशी में बोला, अब तो देखना ये है कि मिशन क्या है। शाम को कशिश और अभय पार्टी के वेन्यू पर पहुंच गए। कार पार्क करके जैसे ही दोनों लिफ्ट की तरफ जाने लगे, तभी अभय की नजर एक कोने पर पड़ी जहां एक लड़का एक लड़की को परेशान कर रहा था। अभय को लगा कि उसे उस लड़की की हेल्प करनी चाहिए। कशिश, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है। तुम लिफ्ट से ऊपर जाओ, मैं 2 मिनट में आता हूँ। कशिश जैसे ही वहां से गई, अभय मुसीबत में पड़ी उस लड़की की तरफ जाने लगा। हाथों में अभी से खुजली होने लगी। कितने दिनों बाद किसी को धोने का मौका मिला है। अभय उन दोनों के पास पहुंचा भी नहीं था कि तभी जो हुआ उसे देख अभय का मुंह खुला का खुला रह गया। उस लड़की ने परेशान कर रहे लड़के को ऐसा जोर से थप्पड़ लगाया कि वो उसी वक्त नीचे गिर गया। वो लड़की जैसे ही उसे दोबारा मारने के लिए आगे बढ़ी तो वो बदमाश उठा और डर कर भाग गया। रुको ना, एक थप्पड़ में ही डर गया। आज के बाद मुझे फिर से परेशान किया तो वो हाल करूंगी कि 10 दिन तक होश में नहीं आएगा। वो लड़की जैसे ही पीछे घूमी तो अभय को वहां खड़ा देखकर एक पल के लिए सक पका गई। फिर चेहरे पर गुस्सा दिखाकर बोली, ऐसे क्या घूर घूर कर देख रहे हो? अभी जो भागा उसके साथ हो गया? तुम्हें भी डोज चाहिए? ओह नहीं नहीं, मैं तो आपकी हेल्प करने आया था, पर लगता है आजकल लड़कियों को लड़कों की कोई खास जरूरत है नहीं। उस लड़की ने अभय को ऊपर से नीचे तक देखा। अभय ने बहुत ही सिंपल कपड़े पहने थे। हालांकि अब उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन उसे लोगों के सामने वो पुराना वाला अभय बनकर ही रहना था, ताकि किसी को उसकी सच्चाई ना पता चले। वो सबके सामने अपने अमीर होने का सच सही मौका आने पर लाना चाहता था। उस लड़की ने अपनी आंखें गोल घुमाई और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। देखने में जितनी डेलिकेट है उतनी ही तेज तर्रार है। आजकल की लड़कियों से तो भगवान ही बचाए। अभय लिफ्ट लेकर ऊपर पहुंचा जहां कशिश उसका इंतजार कर रही थी। कशिश ने अभय का हाथ पकड़ा, जिससे अभय थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ, लेकिन फिर अपने मिशन के बारे में सोचकर कशिश के साथ अंदर चला गया। पिछले 3 सालों में अभय ने ऐसा होटल पहली बार देखा था। पार्टी हाई प्रोफाइल लोगों की थी, जिसमें अभय का कोई मैच नहीं था। वो सरसरी निगाहों से पार्टी में हर चीज बड़े ही ध्यान से देख रहा था और बाकी हर कोई उसे। कशिश के साथ ऐसे लड़के को देख किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
अभय ने सभी को अवॉइड किया और बुफे की तरफ जाने लगा। कशिश, मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खा लेता हूँ, तुम जब तक लोगों से मिल क्यों नहीं लेती? कशिश मुस्कुराई तो अभय प्लेट में खाना लेकर साइड में एक टेबल पर जाकर बैठ गया और कशिश भी कहीं और जाने की जगह एक ड्रिंक लेकर अभय के साथ बैठ गई। अभय का सारा ध्यान खाने पर था और कशिश मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी और तभी एक जानी पहचानी आवाज आई। तो इस पार्टी में कैसे घुस आया बे भिखारी? जरूर सिक्योरिटी को चकमा देकर आया होगा। अभय ने सामने देखा तो वहां अनुराग को खड़ा पाया। उसके साथ सूर्या और रिया भी थे, जो उसे ऐसे देख रहे थे कि जैसे किसी इंसान को नहीं, किसी गली के कुत्ते को देख रहे हों। अभय ने उन्हें अवॉइड किया और फिर से खाना खाने लगा। तभी रिया बोली, बेशर्मी तो इस आदमी में कूट कूट कर भरी है, पर क्या करे बेचारा, ऐसा खाना लाइफ में पहली बार देखा होगा ना। रिया की बात सुनकर सूर्य, अनुराग और वहां आसपास मौजूद लोग हंसने लगे और अनुराग बोला, मिस, इस आदमी से बचकर रहिएगा, एक नंबर का बदमाश है। वैसे ये आपको परेशान तो नहीं कर रहा? आप कहें तो अभी पकड़कर इसको यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ। कशिश ने अनुराग को घूर कर देखा और फिर अभय का हाथ पकड़ लिया। ये देख सभी लोग हैरान रह गए। ये मेरा बॉयफ्रेंड अभय है, इसीलिए आप लोग चिंता मत कीजिए। पार्टी में आए हैं तो पार्टी एंजॉय कीजिए प्लीज। किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अभय और कशिश जैसी लड़की का बॉयफ्रेंड, ये सुनकर रिया के तन बदन में आग लग गई। ओह, तो अब ये आदमी गोल्ड डिगर बन गया है। जरूर इसने तुम्हें कुछ झूठ बोलकर फंसाया होगा। सालों पहले मेरे पापा को भी फंसाया था। ये सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। अभय उठकर वहां से जाने लगा। कोई भी कुछ कहता उससे पहले एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, एक दमदार आवाज। अभय, तुम यहाँ? व्हाट अ सरप्राइज। वो आदमी आगे बढ़ा और उसने अभय को गले लगा लिया। ये देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो शहर का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान था, विशाल राठौड़। ये पार्टी भी उसी की थी। उससे बिना अपॉइंटमेंट मिल पाना नामुमकिन था और उसने खुद आगे बढ़कर अभय को गले लगा लिया। ये देख अनुराग, सूर्य और रिया तो जैसे फ्रीज हो गए और बाकी लोग भी बिना पलके झपकाए उसे देखने लगे। कौन है ये विशाल राठौड़? कैसे जानता है वो अभय को? अब क्या सबके सामने आ जाएगा अभय के अमीर होने का सच? और क्या मिशन मिलने वाला है अभय को? इन सवालों के जवाब जानने के लिए